जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी वो भौतिक विज्ञान की होगी और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण इन सब के बारे में बता दिया। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था समय विस्थापन ग्राफ के बारे में, और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि समय विस्थापन ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, वेग को निकालते हैं। समय विस्थापन ग्राफ की जो प्रवणता होती है, जो ढाल होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे समय वेग ग्राफ के बारे में। ठीक, समय विस्थापन ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ेंगे हम लोग समय वेग ग्राफ, है ना। टाइम वेलोसिटी ग्राफ। ये होता क्या है? समय वेग ग्राफ जो होता है, कहते हैं कि विभिन्न समय अंतरालों में गतिमान वस्तु के वेग को दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? समय वेग ग्राफ में, है ना। अलग अलग समय अंतरालों में कोई गतिमान वस्तु का वेग कितना है उसको हम लोग दर्शाने के लिए ग्राफ खींचते हैं, जिसको हम लोग समय वेग ग्राफ कहते हैं। ठीक है, समय वेग ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, एक्स अक्ष को समय तथा वाई अक्ष को वेग के रूप में दर्शाते हैं। मतलब क्या करेंगे, जो हमारा समय होगा उसे हम लोग एक्स अक्ष में दिखाएंगे और वेग जो होगा उसे हम लोग वाई अक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग समय विस्थापन ग्राफ में क्या करते थे, एक्स अक्ष को हम लोग समय मानते थे और वाई अक्ष को हम लोग विस्थापन मानते थे। वैसे ही समय वेग ग्राफ में क्या करेंगे, एक्स अक्ष को हम लोग समय मानेंगे और वाई अक्ष को हम लोग क्या करेंगे, वेग मानेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। एक समान वेग क्या होता है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई वस्तु क्या करे, समान समय में समान वेग के साथ गति करे। समान समय में समान वेग के साथ गति करे तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक समान वेग। मतलब यह है कि 5 सेकंड में वस्तु का जो वेग था वो 40 मीटर पर सेकंड था, आगे 10 सेकंड में भी क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है। मतलब वेग में कोई परिवर्तन ना आए, समय बदलता रहे और समान समय बदलता रहे, लेकिन वेग में कोई परिवर्तन ना आए, तो उस वेग को हम लोग बोलते हैं एक समान वेग। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो होता यह है, तब समय वेग ग्राफ जो होता है ना, समय वेग ग्राफ समय अक्ष मतलब एक्स अक्ष, क्योंकि हम एक्स अक्ष को क्या मानेंगे, समय मानेंगे। तो जो समय वेग ग्राफ होगा वो समय अक्ष के समांतर होता है, समय अक्ष के समांतर होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके सामने कोई ग्राफ दिखा दिया जाए, ग्राफ बना दिया जाए और उसमें आपको दिखे कि जो ग्राफ खींचा गया है वो समय और वेग के बीच खींचा गया है, और समय वेग ग्राफ अगर समय अक्ष के यानी एक्स अक्ष के समांतर दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि जो वस्तु है वो एक समान वेग से गतिमान है। जैसे मैं बात करूं, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये तो मूल बिंदु हो गया। मान लीजिए कि वस्तु जो है t1 समय में कितना वेग
तय करता है, v वेग तय करता है, ठीक है। और आगे चलता जा रहा है, t2 समय में भी क्या हो रहा है, t2 समय में भी वो क्या कर रहा है, t2 समय में भी वो v वेग ही तय कर रहा है। मतलब वेग उसका नहीं बदल रहा है, समय उसका बदल रहा है। ये समय है, ये क्या है भाई, ये समय अक्ष है, ठीक है। और ये तो इसका वेग है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कहा कि जो वस्तु है वो t1 समय में v वेग से गतिमान है, और आगे जब समय बदल के t2 हो गया तब भी वस्तु का वेग जो है वो v ही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वेग है वो क्या है, एक समान है, ठीक है। तो जब आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये वेग है ना, ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। तो वेग समय वेग ग्राफ जो बन रहा है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये x अक्ष के यानी समय अक्ष के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ग्राफ आपके सामने दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वस्तु जो है वो एक समान वेग से गतिमान है, क्योंकि समय वेग ग्राफ जो है वो क्या है, समय अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। और ये बता रहा है कि t1 समय में वस्तु का वेग v था, t2 समय में वस्तु का वेग क्या है, v है। मतलब समय तो बदल रहा है लेकिन वेग आपका नहीं बदल रहा है, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि इस दशा में समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्र वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। मतलब अगर एक समान वेग से कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है और आपने उसका समय वेग ग्राफ खींच लिया है, तो समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्र है उसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा। मतलब वो बताएगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें तो ये हमें बताएगा क्या, ये हमें बताएगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। तो एक नाम दे देते हैं यहाँ पर मैंने ए नाम दिया, इसको हमने बी नाम दिया। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वही क्या बताएगा, वही बताएगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा आयत ए बी T1 T2 का क्षेत्रफल। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये आयत आपको दिख रहा होगा ए बी T1 T2 है ना। तो इस आयत का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यही क्या बताएगा, यही बताएगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ से आप लिख दीजिए S बराबर, है ना। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप लंबाई निकालेंगे और गुणे चौड़ाई निकालेंगे, यही इतना करना है आपको, ठीक है। तो आप कह देंगे कि किसी को चाहे आप T1 T2 और B T2 कह दें या A T1 कह दें। चलो A T1 इंटू में क्या T1 T2। बात समझ में आ रही है, T1 से लेकर T2 तक। अब समझो बात को, A T1 क्या है, A T1 आपका ये है ना, और ये कितना है, ये आपका V है। तो A T1 की वैल्यू तो हो गई V, ठीक है, इंटू T1 T2 क्या है, T1 T2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको बात करनी है। तो आप ऐसे समझो ना कि यहाँ से यहाँ तक T1 था और यहाँ से यहाँ तक आपका T2 है। भाई यहाँ से यहाँ तक आपका T1 है और यहाँ से यहाँ तक T2 है, तो ये कितना होगा, ये T2 माइनस T1 होगा। जब आप T2 में से T1 को घटाओगे तब आपको इतना मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, T2 माइनस T1। और इसे आप एक बार और थोड़ा सा करेक्ट करके लिखोगे तो यस बराबर लिखोगे V इंटू क्या, डेल्टा T। क्योंकि आप T2 माइनस T1 को क्या लिखते हो, T2 माइनस T1 को आप डेल्टा T लिखते हो। बात समझ में आ रही है।
तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय वेग ग्राफ जो होगा वो समय अक्ष के समांतर बनेगा, और जो भी एरिया बनेगा, समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो भी एरिया बनेगा, जो ही क्षेत्र बनेगा, उसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो बताएगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इतना आप समझ गए होंगे। मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, मान लीजिए कि किसी वस्तु का समय वेग ग्राफ आपको इस तरह से दिया गया है। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। तो आप जानते हैं कि ये समय को बताएगा और ये वेग को बताएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु 5 सेकंड में, है ना, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। ठीक है, और आगे 10 सेकंड हो गया, तब भी वस्तु का वेग जो है 50 ही है। मतलब ये है कि वस्तु जो है वो क्या कर रहा है, वो एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे ग्राफ बना दिया जाए, समय और वेग ग्राफ ऐसे आपको दिखा दिया जाए, आपके सामने ऐसे पेश कर दिया जाए, आपसे कहा जाए कि बताओ वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको एक नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको आप सी नाम दे दीजिए, इसको आप डी नाम दे दीजिए। आपको ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करिएगा, आप पहले कुल समय निकाल लो, कुल समय अंतराल निकाल लीजिए। कुल समय अंतराल क्या होगा, यहाँ से लेकर सी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है, यही आपका समय होगा। तो सी डी जब आप निकालोगे, सी डी निकालोगे तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका 5 था, और यहाँ से यहाँ तक आपका 10 था। तो आप करोगे 10 - 5, क्योंकि आपको ये इतना निकालना है ना, सी डी आपको निकालना है। तो ओ से लेकर सी तक, 0 से लेकर, इसको ओ भी आप कह सकते हो, ओ से लेकर सी तक 5 था, ओ से लेकर डी तक आपका 10 था। तो 10 - 5 हो गया, यानी 5 सेकंड। टोटल टाइम कितना है, 5 सेकंड का है। अब आपको ये तो मिल गया, सी डी मिल गया। अब आपको ए सी या बी डी निकाल लेना है, क्योंकि ये आयत है, और आयत क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो एक तो मिल गया, एक आप निकाल लो। तो ए से लेकर सी तक कितना है, यही तो होगा आपका 50 ही तो होगा। चाहे ए सी का हो चाहे बी डी का हो, दोनों ही 50 होगा। तो अब बस ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या, यस। तो एस बराबर क्या हो गया, ए सी गुणे में कितना, सी डी। ए सी आपका 50 है, सी डी आपका 5 है, तो आ गया 250 मीटर। अगर आपका जो वेग है वो मीटर पर सेकंड में है, किसमें है, मीटर पर सेकंड में है, तो वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, 250 मीटर की दूरी तय की है। तो कुछ नहीं करना, बस इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, आपको वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी तक समय वेग ग्राफ के बारे में आपको जो भी जानकारी मिली है, उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि समय वेग ग्राफ के द्वारा हम किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था समय विस्थापन ग्राफ में, और कहा था कि समय विस्थापन ग्राफ में जो ढाल होती है समय विस्थापन ग्राफ की, वो वेग को बताती है। ठीक उसी प्रकार समय वेग ग्राफ की जो ढाल होती है वो वस्तु के त्वरण को बताती है। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर 3 फिगर बनाने चल रहा हूँ, और उन 3 फिगर्स की मदद से हम लोग आगे की जानकारी हासिल करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, देखिए ये आपका समय अक्ष है, और ये आपका वेग है। वेग जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो जाहिर सी बात है समय जो होगा वो आपका सेकंड में है। ठीक है, यहाँ पर ये t1 समय है, ये आपका t2 समय है,
और t1 समय में वस्तु का वेग v1 है, t2 समय में वस्तु का वेग v2 है। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसको आप a नाम दे दीजिए, इसको आप b नाम दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देता हूँ, इसको मैं c नाम दे देता हूँ। ठीक है, बात आई समझ में। यहाँ पर ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, समय वेग ग्राफ जो बनाया है, इस ग्राफ को देख करके आपको कुछ जानकारी मिल रही होगी। पहली जानकारी तो आपको ये मिल रही होगी कि वस्तु जो है वो शुरू में विरामावस्था में था, मतलब यहाँ से उसने चलना शुरू किया है जब समय t बराबर कितना था, t बराबर 0 था, तब वस्तु का जो वेग था वो कितना था, 0 था। बात समझ में आ रही है। यहाँ मूल बिंदु से उसने चलना शुरू किया है, तो इसका मतलब यह है कि शुरुआत में वस्तु जो था वो क्या था, विरामावस्था में था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रारंभ में वस्तु विरामावस्था में है। बात समझ में आई। तो इस वाले ग्राफ से आपको ये एक आइडिया लग रहा होगा, ये देख के आप बता सकते हैं कि वस्तु जो है विरामावस्था में था शुरू में जब समय 0 था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया आगे, वैसे वैसे वस्तु का वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद गियर लगाया तो शुरू में तो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी है, तो उस वक्त तो विरामावस्था में है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे जैसे समय बढ़ता है, अब ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी को स्टार्ट करके उस पर बैठे रहेंगे, उसको चलाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे जब समय बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी की जो स्पीड है, जो वेग है, वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे ये बढ़ते हुए से जा रही है। अब कहानी इसमें ये है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली जब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो रास्ते के अनुसार भीड़ में अगर रास्ते में भीड़ है, रास्ते जो है गड़बड़ है, गड्ढा उड्ढा है सड़क में, तो हमारी जो स्पीड है वो घटती बढ़ती रहती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती, कभी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपके जो वस्तु का वेग है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब एक समान रूप से वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब समय बढ़ता गया, समय पहुंचा t1, तो t1 समय में वस्तु का वेग हो गया कितना, v1, और जब समय पहुंचा t2 तो वस्तु का वेग हो गया कितना, v2। ये बात समझ में आई। अब देखो, मैं आपसे कहूं कि यहाँ से लेकर, मतलब पहले तो t1 समय हुआ, फिर t2 समय आया, तो अगर मैं इस टोटल समय अंतराल की बात करूं, कुल समय अंतराल की बात करूं, तो कुल समय अंतराल जो होगा वो होगा t2 माइनस कितना, t2 माइनस t1, क्योंकि भाई पूरा समय t2 हो गया और शुरू में समय t1 था, मतलब यहाँ से यहाँ तक t1 था, यहाँ से यहाँ तक t2 है, तो मुझे इतना निकालना है, तो t2 माइनस t1 हो गया, और यही हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा t। और ये जितना होगा ना, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, AC भी तो उतना होगा, तो मैं AC को डेल्टा t के बराबर लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं किया भाई, शुरू में समय t1 था, बाद में t2 हो गया, कुल समय निकाला तो t2 माइनस t1 कर दिया, और t2 माइनस t1 मतलब ये वाली दूरी निकली है, ये वाली आपको दूरी मिली है डेल्टा t, है ना। और डेल्टा t जो होगी वो किसके बराबर होगी, AC के। अब कुल वेग निकाल लीजिए, कुल वेग क्या हो जाएगा, समझो बात को। पहले कितना था, v1 था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, v1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका v1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना भैया, यहाँ से यहाँ तक आपका v2 है। मुझे इतना चाहिए, तो इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, b2 माइनस v1 कर देंगे, क्या करेंगे, b2 माइनस v1 कर देंगे, यानी ये आपका आ जाएगा डेल्टा v। और ध्यान से देखिए, जो आपका निकलेगा ये आएगा डेल्टा v, ये किसके बराबर होगा, ये BC के बराबर होगा, तो इसको हम BC लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब देखो, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि समय वेग ग्राफ की ढाल या प्रवणता त्वरण को बताती है। जैसे समय विस्थापन में ढाल किसको बता रही थी, वेग को बता रही थी, वैसे समय वेग ग्राफ में जो ढाल होगी वो किसको बताएगी, त्वरण को बताएगी। तो आप लिख सकते हैं कि ढाल कौन है, OB, है ना। ढाल OB जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा BC बटे AC के बराबर, BC बटे AC के बराबर, ठीक है, BC बटे AC। या आप ऐसे कह सकते हैं कि त्वरण जो होगा यानी A
वो बराबर होगा BC बटे AC के। और BC कितना है, BC आपका डेल्टा V है और AC कितना है, डेल्टा T है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि A बराबर क्या, डेल्टा B बटे में डेल्टा T। वैसे इसको इस तरह से ना लिख के ऐसे लिखा जाता है कि लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। और यहाँ पर कहा जाता है कि डेल्टा T क्या है, टेंड्स टू 0 का मतलब है कि समय जो है, समय अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब बहुत कम समय की बात की जा रही है। तो A बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T हो गया। इसे मैं सुधार कर ऐसा लिख सकता हूँ dV बटा कितना, dt। तो एक चीज़ आप तुरंत समझ जाइए कि जो समय वेग ग्राफ की ढाल होती है वो किसको बताती है, त्वरण को बताती है। ठीक है, कैसे निकाला वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डाउट होगा कि ढाल जो होती है वो BC बटा AC कैसे हो गई, BC बटा AC कैसे हो गई, है ना। तो भैया हम इस वाले OB की झुकाव की बात कर रहे हैं, OB के झुकाव की बात कर रहे हैं। तो OB का झुकाव जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर एंगल लेते हैं थीटा, और जब थीटा लेते हैं तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके वो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। तो इतनी जानकारी आपको वहाँ से होगी कि जो ढाल होती है वो tan थीटा होती है, tan थीटा होती है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, फिलहाल जब हम इस ढाल की बात करेंगे, ढाल में हम इस वाले BC की बात करते हैं और AC की बात करते हैं। और ऐसे समय विस्थापन ग्राफ में भी मैंने आपको बताया था कि जो समय विस्थापन ग्राफ था उसमें भी इतना बटे इतना ही लिया था हमने। ठीक है, तो ये तो बात हो गई समय वेग ग्राफ के ढाल की। और समय वेग ग्राफ के ढाल से हम लोग क्या करते हैं, त्वरण को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। वस्तु यहाँ पर शुरू में विरामावस्था में था, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, वस्तु का वेग जो है बढ़ता गया और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, वस्तु एक समान, ऐसे कह सकते हैं वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो भैया आप जान लीजिए कि समय वेग ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें निकालते हैं। एक तो समय वेग ग्राफ से हम लोग निकालते हैं वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को, और दूसरा समय वेग ग्राफ से निकालते हैं त्वरण को। समय वेग ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को बताता है। कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने कहा था कि मैं आपके सामने 3 फिगर बनाऊंगा, एक मैंने बना दिया, 2 और आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए, आप चाहें तो एग्जाम्पल लेकर भी आप त्वरण को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कह दीजिए कि 5 सेकंड में वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड था, 10 सेकंड में वस्तु का वेग 30 मीटर पर सेकंड हो गया, तो त्वरण निकालना है तो आप ग्राफ से निकाल सकते हो। ठीक है, और देखिए जब गति की बात होती है ना, सरल रेखा में गति की बात होती है, तो ग्राफ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं ग्राफ के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने जब क्वेश्चंस आए, आपके सामने जब भी ग्राफ को लेकर कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप उन चीज़ों को समझ सकें कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तुरंत आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। बाकी तो हमको इस चैप्टर में अगर पढ़ाने की बात की जाए, पढ़ने की बात की जाए, तो चाल, समय, चाल, वेग, है ना, त्वरण, उसके बाद दूरी, विस्थापन, फिर गति के समीकरण, इन्हीं को ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलो भाई, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ, और ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ऐसे। ठीक है, और मैंने लिख दिया कि ये जो है ना, ये u है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, u है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख करके ये आपका समय है, ये आपका वेग है। तो मैंने जो यहाँ पर ग्राफ बनाया वो समय वेग ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को देख करके आप कौन कौन सी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो वस्तु है वो शुरू में विरामावस्था में तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि विरामावस्था यहाँ से, अगर यहाँ से वस्तु का वेग ग्राफ बना होता, ऐसे जाता, तो मैं कहता कि जो वस्तु है वो प्रारंभ में विरामावस्था में है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रारंभ में भी जब समय ज़ीरो है, जब समय ज़ीरो है, तब वस्तु का जो वेग है वो कितना भैया, u है।
जब जीरो समय है तो वस्तु का वेग उस समय कितना हो गया, u हो गया है। मतलब हम अगर बात करें v की तो v जो है वो किसके बराबर है, u के बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग जो है क्या है, u है। कहने का मतलब ये है कि वस्तु शुरुआत से ही विरामावस्था में नहीं है, प्रारंभ में वो रुका हुआ नहीं है, गतिमान है। ठीक है। तो एक ग्राफ तो आपके सामने ऐसा आ जाए तो आपको देख के बताना होगा कि बता देंगे भाई क्या क्या है कि वस्तु जो है प्रारंभ में विरामावस्था में नहीं है, शुरू में ही वो गतिमान है और वस्तु का जो वेग है वो क्या है, u है। ठीक, शुरू से ही वो u वेग से गतिमान है। दूसरा मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ आपके सामने, एक्स वाई। मैंने ऐसे एक ग्राफ बना दिया, ये आपका समय है, ये आपका वेग है। ठीक है। अब ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है तो इसे साफ जाहिर है कि वस्तु का वेग कभी यहाँ पर कुछ और है, फिर यहाँ कुछ और हुआ, कि यहाँ कुछ और हुआ, कुछ यहाँ और हुआ। मतलब क्या हो रहा है कि वस्तु का वेग धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा यहाँ तक, उसके बाद फिर घटने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो वेग है वो लगातार घटेगा बढ़ेगा। तो ऐसे वेग को हम कहते हैं परिवर्ती वेग, है ना। तो यहाँ पर वस्तु जो है ना, वस्तु परिवर्ती वेग से, मैंने आपको बताया था असमान वेग, वस्तु जो है वो क्या है, परिवर्ती वेग से गतिमान है इस वाले ग्राफ में, क्योंकि वेग जो है वो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो अगर ऐसा कोई वक्र दिखाई दे, टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई दे, तो तुरंत समझ जाइएगा कि वस्तु का जो वेग है वो असमान वेग है, एक समान वेग नहीं है, असमान वेग है। निश्चित समय में उसका वेग अलग अलग हो रहा है, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा। तो यहाँ पर जो वस्तु है वो एक समान नहीं, असमान वेग से गतिमान है, मतलब परिवर्ती वेग से गतिमान है। इस वाले में अगर हम बात करें तो वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। वस्तु का जो वेग है एक समान रूप से बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो वेग है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि वस्तु जो है प्रारंभ में विरामावस्था में नहीं था। तो ऐसे कुछ ग्राफ आपके सामने आएंगे और आपको वहाँ पर समझ के बताना होगा कि इस ग्राफ से आप कौन कौन से रिजल्ट निकाल सकते हो, कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समय वेग ग्राफ किस तरीके से हमारे सामने प्लॉट किया जाता है, किस तरीके से हमारे सामने दिखेगा और हमें क्या क्या चीज़ें उसमें से निकालनी है। एक बार फिर से बता दूं, समय विस्थापन ग्राफ की ढाल वेग को बताती है, समय वेग ग्राफ की ढाल त्वरण को बताती है, और समय वेग ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। ठीक है। चलिए अब एक और ग्राफ बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, समय त्वरण ग्राफ। समय त्वरण ग्राफ, ये बहुत कम आपके सामने आएगा, है ना। इसकी पूछे जाने की या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपके सामने बहुत कम आएंगी। ज़्यादा आपके सामने जो पॉसिबिलिटी बनती है वो समय विस्थापन ग्राफ की बनती है, और या उसके बाद समय वेग की बनती है। ठीक है। तो टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ देख लेते हैं इसको भी। तो बाकी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। समय त्वरण ग्राफ क्या है, अलग अलग समय में वस्तु के त्वरण को दर्शाने के लिए जो ग्राफ बनाया जाता है उसको हम लोग समय त्वरण ग्राफ कहते हैं। तो विभिन्न समयांतरालों में वस्तु के त्वरण को दर्शाया जाता है, वस्तु के त्वरण को दर्शाया जाता है। ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। फिर से वही बात, एक्स अक्ष को समय और वाई अक्ष को त्वरण के रूप में
दर्शाते हैं। ठीक है, अब काम की बात यहाँ से शुरू होती है। अगर वस्तु का वेग, ऐसे कह दें कि अगर वस्तु विरामावस्था में है, अगर वस्तु विरामावस्था में है तो जो समय त्वरण ग्राफ होता है ना वो एक्स अक्ष पर बनता है। किस पर बनता है? एक्स अक्ष पर बनता है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तब समय त्वरण ग्राफ समय अक्ष ब्रैकेट में एक्स अक्ष है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समय को ही एक्स अक्ष को ही समय अक्ष मानते हैं। तब समय त्वरण ग्राफ समय अक्ष पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं, यदि वस्तु का त्वरण शून्य है, अर्थात वस्तु का वेग एक समान है, तब भी समय त्वरण ग्राफ समय अक्ष पर बनता है। देखो भाई, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा है। एक लिखा कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तब समय त्वरण ग्राफ जो होगा समय अक्ष पर बनेगा। अगर वस्तु गतिमान ही नहीं है तो उसके बाद उसके पास वेग आएगा नहीं, उसके पास अगर वेग होगा नहीं तो त्वरण आएगा नहीं, क्योंकि त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन होता है। तो जब वस्तु विरामावस्था में है तो इस वक्त वेग क्या है? इस वक्त वेग क्या है? वेग शून्य है। वेग क्या है? शून्य है ना, वेग जो है शून्य है। तो ऐसी सिचुएशन में जब समय त्वरण ग्राफ खींचोगे तो वो बिल्कुल एक्स अक्ष पर बनेगा। क्यों? क्योंकि वेग 0 है, विरामावस्था में है। उसके अलावा यदि वस्तु का त्वरण शून्य है, त्वरण 0 है, इसका क्या मतलब कि वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन होता है। मान लो पहले वस्तु का वेग 10 था, अब भी 10 है, तो त्वरण में कोई परिवर्तन तो आया नहीं, क्योंकि त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन होता है। जब आप त्वरण निकालोगे तो 10 - 10 होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, 10 - 10 बराबर 0। तो इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु का त्वरण शून्य है तो इसका मतलब है कि वस्तु का वेग जो है एक समान है, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से वो चलता जा रहा है। तो अगर एक समान वेग से चल रहा है तो उस वक्त त्वरण 0 आएगा, और अगर त्वरण 0 होगा तब भी जो ग्राफ बनेगा वो समय अक्ष पर बनेगा। कैसे बनेगा मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये आपका समय है, ये आपका त्वरण है। ठीक है ना। जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो बिल्कुल यहीं पर बनेगा, यहीं पर। ये होगा समय त्वरण ग्राफ। हम कह देंगे कि यहाँ पर जो समय है वो कितना है? टी है। तो ये बनेगा बिल्कुल, यहाँ पर मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ये बनेगा समय अक्ष पर। क्यों? क्योंकि पहले वाले में वस्तु विरामावस्था में है तो बिल्कुल त्वरण तो 0 होगा। त्वरण 0 होगा मतलब कहाँ होगा? यहीं पर तो होगा, यहीं पर तो होगा। और दूसरे वाले में वस्तु का त्वरण क्या है? शून्य है। पहले में विरामावस्था में है मतलब वहाँ भी वेग शून्य, वेग शून्य तो त्वरण शून्य। और यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है त्वरण जो है आपका शून्य हो गया। तो अगर त्वरण शून्य हो गया तो वेग क्या है? एक समान है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो आपका समय त्वरण ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल कहाँ बनेगा? एक्स अक्ष पर बनेगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि अगर कण जो है, वस्तु जो है एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण जो होगा शून्य होगा, और अगर त्वरण शून्य है तो ग्राफ जो बनेगा वो एक्स अक्ष पर बनेगा। दूसरा मैंने बताया कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तब भी जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा? एक्स अक्ष पर बनेगा। ठीक है, ऐसे जो मैंने अभी यहाँ पर ग्राफ बनाया था ऐसा ग्राफ आपके सामने मिल सकता है। ठीक है, अब अगली पॉइंट, यदि वस्तु का त्वरण एक समान हो, वस्तु का त्वरण एक समान हो, तब
समय त्वरण ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। जैसे वहां पर था वेग को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि वेग जब एक समान होता है तो समय वेग ग्राफ जो होता है समय अक्ष के समांतर होता है। वैसे ही अगर त्वरण एक समान है तो समय त्वरण ग्राफ जो बनेगा वो समय अक्ष के क्या बनेगा, समांतर बनेगा। मैं बना देता हूं यहां पर, देखो एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये हो गया त्वरण, ये हो गया समय, ठीक है। और ये तो मूल बिंदु है। मान लो कि t1 समय है, त्वरण जो है वो कितना है, a है। t2 समय है, तब भी जो त्वरण है वो कितना है, a है। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बन गया क्योंकि t1 समय में भी त्वरण a है और t2 समय में भी त्वरण a है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि समय तो बदल रहा है लेकिन त्वरण जो है वो एक समान है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय त्वरण ग्राफ जो है वो किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है। इस दशा में समय त्वरण ग्राफ और समय त्वरण ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्र वस्तु के वेग को बताता है। आपको याद होगा मैंने समय वेग ग्राफ में बताया था कि समय वेग ग्राफ में जो समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्र है वो बताता है वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को। वैसे ही समय त्वरण ग्राफ में समय त्वरण ग्राफ और समय अक्ष के बीच का ये जो एरिया होगा, ये जो पोर्शन होगा, ये बताएगा वस्तु के द्वारा वस्तु के वेग को बताएगा, है ना। वस्तु किस वेग से गतिमान है उसको बताएगा। तो एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। चलो वही निकाल लेते हैं। तो कहेंगे कि वस्तु का वेग बराबर क्या हो गया भाई, सीधा सीधा बोलेंगे कि आयत ए बी T1 T2 का क्षेत्रफल, सीधा सीधा बोल देंगे भाई इसका क्षेत्रफल ये आयत ही तो है। तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं यार। अच्छा आप देखो समय जो है वो ये यहाँ से T1 से लेकर T2 है, इसका मतलब जो आप समय निकालोगे तो ये आपको मिलेगा डेल्टा टी, जैसे मैंने पिछले वाले में निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो डेल्टा टी जो मिलेगा हमको कितना मिलेगा, T2 माइनस T1 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वेग होगा, अगर समय सूक्ष्म है तो वेग भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो यहाँ से हम कह देते हैं कि वस्तु का जो वेग होगा डेल्टा बी वो क्या होगा, ए T1 इंटू में T1 T2, है ना। और ए T1 जो है ए से लेकर T1 तक ये आपका क्या है, ये आपका ए है, क्या है, ए है। तो ये हो गया ए इंटू T1 T2 मतलब यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी है, ये हो गया डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको मिल गया डेल्टा बी बराबर कितना, ए इंटू डेल्टा टी। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा बी बराबर कितना, ए इंटू में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, T2 माइनस T1। तो ये हो गया वेग, ठीक है। तो जो समय त्वरण ग्राफ होता है वो वस्तु के वेग को बताता है। और कैसे बताता है, अगर वस्तु का त्वरण एक समान है तो जो भी एरिया बनेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही क्या बताएगा, वस्तु का वेग होगा। मतलब ये जो पोर्शन है ये पूरा किसको बता रहा है, डेल्टा वी को बता रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई समय त्वरण ग्राफ की। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैंने आपको बताया कि समय वेग ग्राफ क्या होता है, समय त्वरण ग्राफ क्या होता है, समय वेग ग्राफ से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, समय त्वरण ग्राफ से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ग्राफ की। मैं आशा करता हूँ ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे। समय विस्थापन ग्राफ में पहले बता चुका था, समय वेग और समय त्वरण मैंने आज आपको बता दिया, ठीक। अब इसके आगे हम लोग गति के समीकरणों के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज की क्लास मैं इसी के साथ रोकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।